अब देखते हैं हम समान सदिश क्या होते हैं। समान सदिश यदि दो सदिश परिमाण में बराबर और समान दिशा में हों, ठीक है ना, परिमाण में बराबर होनी चाहिए और उनकी दिशा भी समान ही होनी चाहिए, तो उनको समान सदिश कहते हैं। ठीक है ना। यह आवश्यक नहीं है कि समान सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों एक ही बिंदु से निकले हुए हों। नहीं, समान सदिश ऐसे भी हो सकता है कि एक बिंदु से भी निकले हों, दिशा भी इनकी देखिए सेम है और इनका ये जो परिमाण है ये भी सेम है। ऐसे भी हो सकता है कि ये ऐसे हो, ठीक है ना, दोनों का परिमाण सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, आपके समान सदिश होते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं हम कि ऋणात्मक सदिश क्या होते हैं। ऋणात्मक सदिश वे सदिश होते हैं जिसमें परिमाण तो बराबर हो, लेकिन दिशा क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। अगर एक की दिशा ऊपर की ओर है तो दूसरे की दिशा कहाँ, नीचे की ओर होनी चाहिए। ठीक है ना। अब हम देखते हैं मतलब इसका क्या हुआ कि जब हम इसका मापांक, दोनों सदिशों का मापांक निकालें तो दोनों तो बराबर आए, लेकिन एक दूसरे के निगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा वही मान आना चाहिए, लेकिन वो निगेटिव में आना चाहिए। ठीक है ना। अब देखते हैं समदिश सदिश क्या होते हैं। वे सदिश जिनकी दिशा समान हो समदिश सदिश कहलाते हैं। यहाँ पे ये आवश्यक नहीं है कि इनके परिमाण बराबर हो, केवल दिशा सेम होनी चाहिए, एक ही दिशा। ये आपका एक कोई वेक्टर है और ये कोई वेक्टर है, ये दोनों क्या हैं, ये समदिश सदिश हैं। क्यों? क्योंकि इनकी दिशा सेम है लेकिन परिमाण बराबर नहीं है। परिमाण बराबर भी होते फिर भी हम इसे क्या कह देते हैं, समदिश सदिश। ठीक है ना। प्रदिश सदिश क्या होता है, वे सदिश जिनकी दिशा विपरीत हो। परिमाण आवश्यक नहीं है, परिमाण ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन दिशा क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। ठीक है ना। अब हम देखते हैं फ्री वेक्टर या मुक्त सदिश क्या होता है। ऐसा सदिश जिसके परिमाण एवं दिशा को बिना बदले प्रारंभिक बिंदु को एक अन्य बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, मुक्त सदिश कहलाता है। अर्थात यदि किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु अंतरिक्ष में स्थित कोई भी स्वच्छ बिंदु हो तो वह मुक्त सदिश कहलाता है। मतलब फ्री वेक्टर क्या होते हैं, जो फ्री होते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है ना। ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु सदैव स्थिर होता है। मतलब वो वेक्टर जो क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर में XYZ प्लेन में वो एक जगह अगर हैं तो वहीं पर रह सकते हैं, वो पैरेलली मूव नहीं कर सकते हैं, वो कहीं भी नहीं जा सकते, जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे। ठीक है ना। तो वो क्या कहलाते हैं, वो स्थानांतरित सदिश कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं समरेखी या समांतर सदिश क्या होते हैं। समरेखी या समांतर सदिश वे सदिश कहलाते हैं जो क्या कहते हैं, समान या विपरीत दिशा, उनकी दिशाएं समान हों या विपरीत हों। ठीक है ना। तो वो सदिश क्या कहलाते हैं, समांतर सदिश। और वो जो सदिश होते हैं वो मान लीजिए ये एक प्लेन है और इसके ऊपर एक प्लेन है। ठीक है ना। अगर आमने सामने के प्लेन पर एक ही दिशा उन दोनों सदिशों की है तो वो भी क्या, समांतर सदिश कहलाते हैं। अच्छा, समरेख सदिश की एक कंडीशन होती है, वो हम बता यहाँ पे देखते हैं। वे सदिश जिनकी दिशा समान या विपरीत हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके क्या कहलाते हैं, उस समरेखी या समांतर सदिश कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है ना। अब समरेखी का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वेक्टर एक ही रेखा में आ जाए। एक ही रेखा में अगर इनको हम पैरेलली मूव करें तो ये जो है यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वेक्टर ए ये है और इसका जो ये शीर्ष है जिसको कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, ये आपका ये इनिशियल पॉइंट होता है, ये वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और ये आपका टर्मिनल पॉइंट होता है। अगर एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हो जाए तो वो एक रेखा में हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम, समरेखीय सदिश। ठीक है ना। अच्छा देखिए, सब जो समांतर सदिश होते हैं उनको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक वेक्टर बराबर क्या हो जाए, दूसरा वेक्टर, और उस दूसरे वेक्टर में कुछ कांस्टेंट वेरिएबल से अगर हम गुणा कर दें फिर वो दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है ना। वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी
अगर वेक्टर बी में हम कोई भी संख्या से गुणा कर दें, वो धनात्मक में हो या ऋणात्मक में हो, ठीक है ना, और उसके बाद अगर वो दोनों बराबर हो जा रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, समांतर सदिश कहलाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं को इनिशियल वेक्टर, जिन सदिशों का प्रारंभिक बिंदु समान हो वो क्या कहलाते हैं, को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो स्थिर है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। इन तीनों वेक्टरों का इनिशियल पॉइंट एक ही है, ठीक है ना, लेकिन टर्मिनल पॉइंट अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं सह आदिम सदिश या कोनिशियल वेक्टर्स, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं व्युत्क्रम सदिश क्या होता है। वह सदिश जिनकी दिशा दिए गए सदिश एक ही दिशा के समान हो परंतु परिमाण दिए गए सदिश के परिमाण के व्युत्क्रम के बराबर हो। मतलब अगर मान लीजिए 2 वेक्टर्स हैं और एक वेक्टर का परिमाण क्या हो, दिशा तो सेम होनी चाहिए दोनों वेक्टरों की। अगर 2 वेक्टर दिया गया तो दोनों की दिशा सेम होनी चाहिए, लेकिन एक वेक्टर का जो परिमाण आया और दूसरे जो वेक्टर का परिमाण आया वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर आपका वेक्टर ए है और इसका परिमाण मान लो कि 2 है, तो दूसरे वेक्टर का जो वेक्टर बी है इसका परिमाण 1/2 होना चाहिए। कहने का मतलब ये 1/2 का मतलब 2 इनवर्स ये होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये दोनों वेक्टर में परिमाण ऐसे हैं और दिशा इनकी सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रम सदिश या रेसिप्रोकल वेक्टर हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं विस्थापन सदिश होता क्या है। देखते हैं विस्थापन सदिश में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई या जेड प्लेन में, ठीक है ना, ये आपका जेड प्लेन है, ये एक्स और ये वाई प्लेन है, ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट की स्थिति 4,0 है और ये स्थिति बदल के आपकी फिर क्या हो जा रही है 6,0। तो ये आपके जो सदिश हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, ये विस्थापन सदिश कहलाते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कैसे, यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखिए इसकी पोजीशन क्या थी 4,0, तो इसकी पोजीशन जो वेक्टर है अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी 4,0, मतलब 4 पहले है तो मतलब एक्स एक्सिस पे 4 इकाई दूरी वो चला है, और इकाई जो होता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4,0 को हम कैसे लिखेंगे, 4i और प्लस में 0j लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका इसको अगर ओ मान ले तो ओ ए का पोजीशन वेक्टर है। क्या है ये, पोजीशन वेक्टर है। अब यहाँ पे देखिए 0, ये तो 0 हो गया तो ये कितना आया 4i आया, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर ओ बी को बी का पोजीशन वेक्टर निकालें ओ बी, तो ये क्या आएगा R2 जो कुछ टू क्या हो जाएगा 6i, क्योंकि इसका y भी क्या है 0, y पे चला ही नहीं था, ठीक है ना। अब देखते हैं विस्थापन कितना हुआ, ठीक है ना। तो विस्थापन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो b का पोजीशन वेक्टर है उसको a के पोजीशन वेक्टर से घटा देते हैं। क्या हो जाएगा फिर, जो विस्थापन हुआ R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, तो ये क्या हो जाएगा 6i माइनस में 4i, जब इसको घटाएंगे तो 2i हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो विस्थापन हुआ इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर का वो क्या है 2i है, ठीक है। अब देखते हैं समतलीय सदिश, वे सदिश जो एक ही समतल में स्थित हों या दिए हुए समतल के समांतर हों, समतलीय सदिश कहलाते हैं। मतलब समतलीय सदिश क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जैसे 2 वेक्टर, इसके लिए कम से कम 2 वेक्टर या 2 से अधिक वेक्टर का होना आवश्यक होता है। मान लीजिए कि ये कोई एक प्लेन है, इसमें एक वेक्टर आपका ये है और दूसरा भी वेक्टर यहीं पे कहीं ऐसे किसी भी दिशा में किसी भी परिमाण का हो और इसी ही प्लेन पे हो, यह इस प्लेन के समांतर, मान लीजिए ये पन्ना है और अगर इसी के ऊपर मान लीजिए कि ये कोई क्या कहते हैं, मान लीजिए ये एक प्लेन है और दूसरा ये प्लेन है, तो दोनों आमने सामने प्लेन है, इस प्लेन में हो वो वेक्टर या इस प्लेन में हो, फिर भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं समतलीय सदिश हैं, ठीक है ना। मतलब कि ये है कि वो सारे के सारे सदिश एक ही प्लेन में होनी चाहिए, दूसरे प्लेन में नहीं, एक ही प्लेन में। और वो जो सदिश हैं वो किसी भी प्रकार हो सकते हैं, उनका परिमाण अलग हो सकता है, उनकी दिशा अलग हो सकती है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन वो जितने भी सदिश हैं वो एक ही तल में होने चाहिए। अब देखते हैं
दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश क्या होता है? दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल की सहायता से हम इसको समझते हैं कि दो बिंदु P 2,3,0 है और एक दूसरा बिंदु Q है -1 -2 -4 को मिलाने वाला जो सदिश PQ बनेगा वो क्या होगा? ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, XYZ एक प्लेन खींच लिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो पॉइंट P है इसकी स्थिति इस समय ये है। ठीक है ना। Q की स्थिति इस समय ये है। तो हमको निकालना क्या है कि PQ क्या होगा, PQ का जो सदिश PQ है वो क्या होगा। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंटों को ऑरिजिन से मिला देते हैं। जब हम ऑरिजिन से मिलाते हैं तो ये आपके क्या बन जाते हैं, OP क्या हो जाता है, OP और OQ ये पोजीशन वेक्टर बन जाते हैं। फिर इनकी पोजीशन हमको पता चल जाती है। ठीक है ना। जब ऑरिजिन से किसी भी वेक्टर को या किसी भी पॉइंट को मिलाते हैं तो उससे जो बनता है वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये कैसे निकाला जाए। तो देखिए पोजीशन वेक्टर P का P क्या होगा, ये OP हो जाएगा, OP। अब अगर OP है तो हम इसको देखेंगे कि ये क्या बनेगा, 2i + 3j + 0k, मतलब 2 इकाई x पे चला। देखिए 2 इकाई x पे चला। ठीक है ना। फिर 3j y पे चला। तो यहीं से जहाँ तक पहुँचे यहीं से अगर करेंगे 3 इकाई की दूरी बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3j पे चला। और 0 मतलब ऊपर गया ही नहीं। ठीक है ना। तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार OQ का हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए PQ, वेक्टर PQ निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल हम ट्रायंगल रूल लगाते हैं। ठीक है ना। त्रिभुजीय नियम लगाते हैं तो वहाँ से हमको PQ मिल जाएगा। तो त्रिभुजीय नियम जब लगाएंगे तो क्या आएगा, ट्रायंगल OPQ में, OPQ में क्या है, देखिए ट्रायंगल नियम में अगर OP इधर जा रहा है तो और PQ इधर, हमको PQ निकालना था तो ये दिशा ऐसे ही है। तो हम अगर इसकी दिशा ऐसे कर दें और इसकी दिशा ऐसे कर दें तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये OQ वेक्टर हो जाएगा। तो इसकी दिशा हम इस तरह कर दें तो देखिए OP + PQ = क्या आएगा, OQ आएगा। ठीक है ना। OP क्या था आपका, OP। अब देखिए यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, PQ निकाल सकते हैं। PQ को यहीं पे रहने दे रहे हैं, OP को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, OQ - OP। अब देखिए यहाँ पे OQ और OP हमने यहाँ पे ये निकाला था। जब इसको यहाँ पे हम रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो PQ वेक्टर क्या आएगा, -3i - 5j - 4k। ये आपका क्या है, ये PQ वेक्टर है। ठीक है ना। PQ वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है ये। ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। अब देखते हैं 3D ज्योमेट्री में सदिश बीजगणित में जो विभाजन सूत्र है वो क्या होता है। जैसा कि हमने 11 में पढ़ा था कि अगर कोई रेखाखंड है या दो बिंदु से एक रेखा बनाई जा रही है तो उस रेखाओं को अनुपात में विभाजित करना, विभाजित क्या मतलब अनुपात में बांटना होता है, उस रेखा को अनुपात में बांटना। तो देखिए हम कैसे कैसे बांटते थे, क्या कहते हैं, यम अनुपाते अंतः विभाजन, वाय विभाजन या मध्य बिंदु परिमेय का भी होता था। तो देखिए कैसे होता था, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि P x1 y1 ये एक पॉइंट है और Q एक पॉइंट है। इन दोनों पॉइंटों से जब मिलाते हैं रेखा, एक रेखा बनाते हैं और इस रेखा को हमको क्या करना है, यम अनुपात यन के अनुपात में बांटना है। जब यम अनुपात यन के अनुपात में बांटेंगे तो जो पॉइंट इनको बांटेगा उस पॉइंट का हम निर्देशांक निकालना चाहते हैं। और इसी का अगर निर्देशांक हम निकाल लेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतः विभाजन। क्यों, क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच में ये पॉइंट है इसलिए अंतः विभाजन है। ठीक है ना। तो हम कैसे करते थे, इस R का निर्देशांक कैसे आता था, ये यम x2 प्लस में यन x1 डिवाइडिंग बाई यम प्लस यन। ठीक है ना। अब y के लिए क्या हो जाएगा, यम y2 प्लस में यन y1 डिवाइडिंग बाई यम प्लस यन हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए वाह्यता विभाजन के लिए क्या होता था, वाह्यता विभाजन के लिए अब कह दिए कि दो पॉइंट है P और Q, दो पॉइंट हो गए। इन दोनों पॉइंटों को वाह्यता, कोई एक ऐसा पॉइंट है जो वाह्यता विभाजित कर रहा है। मान लीजिए कि यम अनुपात यन के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो मतलब ये जो दोनों पॉइंट हैं
वो अगर यम अनुपात यन के अनुपात में कह रहा है तो 100% उसमें इन दोनों के बीच की दूरी जो भी होगी उसमें से, मान लीजिए दूरी अगर 2 है तो वो 100% ये कहेगा कि 5:3 के अनुपात, मतलब 5 कहेगा, मतलब 2 से ज़्यादा कहेगा। 2 से ज़्यादा का मतलब ये हुआ कि इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो दूरी है उससे बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है ना। तो जिस अनुपात में वो कहेगा उसका जो हाइयर पॉइंट होगा, जैसे 5:3 कह रहा है, जबकि यहाँ से पी और पी क्यू की दूरी ये है, तो मतलब ये हुआ कि 3 इकाई की दूरी और यहाँ पे दूरी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ी दूरी यहाँ पे बढ़ा के हम उस पॉइंट को आर मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लें, यम, जैसे कि यहाँ पे 5, ठीक है ना। और ये जो 3 इकाई की दूरी है ये यहाँ से लेकर क्यू, बिंदु क्यू से आर की दूरी मान लें। तो अब इसका क्या कहते हैं, इस बिंदु आर का निर्देशांक क्या होगा। तो इस बिंदु आर का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही फार्मूला यम एक्स टू और माइनस में वायता विभाजन में क्या होता है, माइनस होता है, यम एक्स टू माइनस में यन एक्स वन डिवाइडिंग बाई यम माइनस यन, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, यम वाई टू माइनस में यन वाई वन डिवाइडिंग बाई यम माइनस यन। ये आपका क्या होता है, वायता विभाजन। अगर मान लीजिए कि वो इसी कह दिया कि 3:5 में करना है, पहले 3 है, ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट इधर यहाँ पे खींचे थे इसको हम ऐसे बढ़ा के इधर कर लेंगे और इसको यम मान लेंगे और पूरे को यन मान लेंगे और फिर से वही फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। और यम को फार्मूला यही लगेगा, यम छोटा रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है तब की कंडीशन ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं मध्य बिंदु से कैसे निकालते थे। मान लीजिए कि P और Q 2 पॉइंट हैं, उनको जब मिलाया गया तो एक रेखा बनी और उस रेखा को हम बीचों बीच मध्य बिंदु से विभाजित कर रहे हैं, तो मतलब इसके इधर और इसके इधर की दूरी इक्वल होगी। तो हमने मान लिया कि ये एक है। तब यहाँ पे फार्मूला का लगाएंगे तो क्या होगा, तो R का जो निर्देशांक आएगा वो क्या आएगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है ना। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि वेक्टर सदिश में कैसे रेखाओं का या दो बिंदुओं का विभाजन किया जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि एक पॉइंट आपका P है, दूसरा पॉइंट आपका Q है, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंटों से एक रेखा बनती है, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंटों को हम यम अनुपात यन के अनुपात में विभाजित करना चाहते हैं। तो जो विभाजित कर रहा है बिंदु, उस बिंदु का जो वेक्टर, वो उस बिंदु का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, हमको ये बताना है, ठीक है ना। तो देखिए हम करते क्या हैं, उन दोनों पॉइंटों को हम पहले क्या कर लेते हैं कि ऑरिजिन से उसकी क्या पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। OP का पहले निकाल लें, फिर OQ का निकाल लें, फिर इसको हम कंसीडर कर लें कि ये वेक्टर R है। तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए यम B1, सॉरी यहाँ पे ये क्या है, वेक्टर भी है, ठीक है ना। यम, अब देखिए ध्यान से, यम B1, ठीक है ना, प्लस में यन A1 डिवाइडिंग बाई यम प्लस यन कर देते हैं, तो इस पॉइंट का निर्देशांक आ जाता है, ठीक है ना। ये तो अंतर विभाजन के लिए हो गया। वायु विभाजन के लिए क्या होता है, वायु विभाजन के लिए हम वही काम करते हैं, ऑरिजिन से इसको मिला देते हैं दोनों को और इसकी पोजीशन वेक्टर हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको हमको क्या यम अनुपात यन के अनुपात में विभाजित करना है। तो कैसे करेंगे, यम B1, ठीक है ना, दूसरा वाला ही रहेगा, यम B1 माइनस में यन A1, ठीक है ना, डिवाइडिंग बाई यम माइनस यन कर देते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका वाह्यता विभाजन है, ठीक है ना। अगर उसने कह दिया मध्य बिंदु के लिए, तो अगर दोनों वेक्टरों को सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यही जो दोनों वेक्टर हैं इन दोनों वेक्टर पोजीशन वेक्टरों को जोड़कर डिवाइडिंग बाई 2 कर देंगे, तो इसका मध्य बिंदु का जो आएगा उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर R, ठीक है।